passage number 2 talks about. The Supreme Court on September 1 held that the child born out of void or voidable marriage can inherit the parents' share in a Hindu joint family property. देखो, let's first understand one thing and then we'll move forward. Basically होता क्या है? There are 3 types of marriages. Marriages कितने types की होती है? 3. First is void, then the second one is a valid marriage, and the third one is a voidable marriage. ठीक है? There are 3 types of marriage. और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला है, चाहे पेरेंट्स की मैरिज वॉइड हो या वैलिड हो या वॉइडेबल हो, बच्चे जो हैं वो क्या होंगे? लेजिटिमेट होंगे. लेजिटिमेट मतलब लीगल चाइल्ड. ठीक है? लेजिटिमेट होंगे. एंड जो भी बच्चे हैं उनको वट एवर हैपन्स इज, वैलिड मैरिज वाले बच्चों को अपने पेरेंट्स मतलब मदर और फादर और अपनी फैमिली, उसके उनके जितने भी और रिलेटिव्स हैं, सबके प्रॉपर्टी में से इनहेरिटेंस मिलता है. बट द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का शेयर क्लेम कर सकते हैं एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में. ठीक है? दे डोंट हैव देयर ओन शेयर या दे डोंट हैव द शेयर फ्रॉम देयर अदर फैमिली मेंबर्स. दे कैन ओनली क्लेम शेयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी. ठीक है? दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. नाउ लेट्स सी फॉरवर्ड. देखो, अभी अपना शेयर पता कैसे लगाते हैं. एक चीज होती है, उसे बोलते हैं नोशनल पार्टीशन. नोशनल पार्टीशन का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्टीशन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का किया जाता है कि अगर कभी पार्टीशन होगा फ्यूचर में तो हमारे पेरेंट्स के हिस्से कितनी प्रॉपर्टी आएगी, उस हिसाब से वो पता लगाते हैं कि उनको कितनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. नोशनल पार्टीशन इज एन इमेजिनरी पार्टीशन. ठीक है? कि अगर पार्टीशन होगा या उनके पेरेंट्स की डेथ होगी तो उनको कितनी प्रॉपर्टी पता मिलेगी, ये पता लगाने के लिए. ठीक है? नाउ एंड द कोर्ट सेड दैट कि हमने जब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया उन बच्चों को और उनका स्टेटस कैसा बना दिया, उनका स्टेटस एक लेजिटिमेट चाइल्ड का बना दिया अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो हमें ये सब हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी करना चाहिए. तभी हम एक यूनिफॉर्म लॉ बना पाएंगे कि अगर फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट दे आर लेजिटिमेट चाइल्ड एंड द पर्पस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट दे आर नॉट इलेजिटिमेट, सॉरी दे आर नॉट लेजिटिमेट. तो इसलिए उन्होंने कोर्ट ने प्रपोज किया कि हमें जैसे हमने इनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक लेजिटिमेट चाइल्ड बनाया वैसे ही ना सक्सेशन एक्ट में भी एक चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड बना देते हैं. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. दिस वाज द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ. ओके. The very first question is Ashima and Ashok got married to each other in a traditional Hindu ceremony in Kolkata. आशिमा ने और अशोक ने शादी करी कोलकाता में. ठीक है? और फिर वो यूएस चले गए जहाँ पे अशोक का जॉब था. उनका एक बच्चा हुआ, उसका नाम था गोगल. सॉरी, गूगल. उनका गूगल नाम का एक बच्चा हुआ. बहुत सालों के बाद आशिमा को अशोक जो है वो ऑलरेडी मैरिड था सुषमा से, उनकी शादी से पहले जो कोलकाता में हुई थी. तो ये इनकी शादी कैसी हो गई? सेकेंड मैरिज हो गई, बाइगैमियस मैरिज हो गई. सेकेंड मैरिज हो गई ना. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइगैमियस मैरिज? इट इज वॉइड एब इनिशियो. तो इनकी मैरिज कैसी हो गई? वॉइड हो गई. ठीक है? नाउ लेट्स सी. अब जब अर्पिता को ये पता लगा कि सुषमा से ऑलरेडी उसकी शादी हो रखी है एंड उनका एक सॉरी सुषमा आशिमा को ये पता लगा कि आशिमा एंड अशोक गॉट मैरिड, राइट? जब आशिमा को ये पता लगा कि ही इज ऑलरेडी मैरिड विद सुषमा तो उसको ये भी पता लग गया कि उनका एक चाइल्ड है, उसका नाम है अर्पिता. तो अशोक ने सुषमा से शादी करी और उनका एक चाइल्ड थी अर्पिता जो गूगल से 4 साल बड़ी है. ठीक है? नाउ लेट्स सी. अब आशिमा को उसने एक्सप्लेन करा अशोक ने कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी चीटिंग की, सुषमा अदर कास्ट की थी, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानते, दैट्स वाई मैंने तुमसे छुपाया. बट लॉ इज लॉ. ठीक है? तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इनकी शादी कैसी हो गई? वॉइड हो गई क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड बिफोर हिज वेडिंग. अब आशिमा क्या करती है कि आशिमा सोचती है देखो हमारी शादी तो
वैलिड नहीं है, वॉइड है, लग गया मुझे। बट अब जो उनका सन है गूगल, उस वो अपने कोई राइट्स लूज ना करे अपने फादर की साइड से इनहेरिटेंस के। ठीक है। तो अब वो इस पैसेज के जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो हमने उसमें क्या लॉ पढ़ा है कि चाहे चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ अ वॉइड मैरिज, बट उसको अपने पेरेंट्स के शेयर इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से मिलेगा। तो गूगल अपना कोई राइट लूज नहीं करेगा। ठीक है। सो द आंसर विल बी गूगल वुड inherit his share within Ashok's share of full ancestral property without prejudice to the inheritance of the other legal heirs including अर्पिता। कि अर्पिता का जो शेयर है वो अर्पिता को मिलेगा, बट गूगल को अपना शेयर मिलेगा बिकॉज चाइल्ड born out of void or voidable marriage gets their share from their parents share from the ancestral property। ठीक है। Now let's look at the next question. In the above fact scenario, consider a property that was purchased by Ashok from his own earnings in USA, thereby not making it a part of ancestral property but instead falling in the category of self-acquired property। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खुद बनाते हैं तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, और जब वो प्रॉपर्टी हमें हमारी फैमिली से मिलती है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। और जो भी प्रॉपर्टी हम अपनी खुद की अर्निंग से खुद खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ओके। नाउ अशोक की डेथ होने के बाद किसको इनहेरिटेंस के राइट मिलेंगे इस सेट प्रॉपर्टी पे? इस सेट प्रॉपर्टी को पे सुषमा, अर्पिता और गूगल को राइट्स मिलेंगे, क्योंकि गूगल और अर्पिता कौन है? उसके चाइल्ड हैं अशोक के, और सुषमा कौन है? उसकी फर्स्ट वाइफ है। और द क्लासिक रूल इज सेकंड वाइफ को कुछ शेयर नहीं मिलता। सेकंड वाइफ हैज नो राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हस्बैंड, चाहे वो एंसेस्ट्रल हो चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो। शी हैज नो राइट्स बिकॉज देयर मैरिज इज लाइक अ नो मैरिज इन द आइज ऑफ लॉ। सेकंड वाइफ को कुछ भी नहीं मिलता। तो है सुषमा, अर्पिता एंड गूगल विल गेट द राइट्स बिकॉज ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है और ये फर्स्ट वाइफ है। ठीक है। बट जो आशिमा है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कौन है? वो है सेकंड वाइफ, और सेकंड वाइफ को कोई शेयर नहीं मिलता, क्योंकि द जजमेंट इज अबाउट द चिल्ड्रन, नॉट सेकंड वाइफ। Based on the reasoning of a passage, how did the Hindu Marriage Act influence the outcome of the case of inheritance? Hindu Marriage Act का हमने क्या बोला था? It should influence the Hindu Succession Act also, ताकि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में उन्होंने उन बच्चों को लेजिटिमेसी का राइट दिया है, वैसे ही हिंदू सक्सेशन एक्ट ने भी उन बच्चों को लेजिटिमेसी का राइट दे दिया है, एंड दे आर लेजिटिमेट एंड दे गेट शेयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी। The amended provisions of Hindu Marriage Act gave legitimacy to the second marriage, and therefore this should have an impact on Hindu Succession Act. No, of course not. The amended provision of Hindu Marriage Act grant legitimate status to children from void and voidable marriage, and therefore this should also extend to the Hindu Succession Act. तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ने उन बच्चों को जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से होते हैं उनको क्या स्टेटस दिया है? लेजिटिमेट स्टेटस दिया है, वैसे ही किसको भी दे देना चाहिए? हिंदू सक्सेशन एक्ट को भी दे देना चाहिए। सो द आंसर विल बी सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12-year-old कौशल्या was married to 23-year-old दशरथ। ठीक है। तो कौशल्या और दशरथ की एक दूसरे से शादी हुई। लीगल एज टू गेट मैरिड फॉर अ गर्ल इज 18, बट शी इज बिलो 18। तो ये मैरिज कैसी है? चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज का नेचर क्या होता है? वॉइडेबल होता है। चाइल्ड मैरिज का नेचर क्या होता है? इट्स वॉइडेबल। ठीक है। इन दोनों की शादी हो जाती है और उसको अपनी एक जॉब मिल जाती है, कौशल्या को, गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर। दशरथ की फैमिली इस जॉब से अपोज करती है और बोलती है कि उसको बाहर जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है, उसको घर पे रह के अपने दोनों बच्चों राम और लक्ष्मण का ध्यान रखने की जरूरत है। बट कौशल्या अपनी जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो बहुत चाहती थी कि वो अपनी न्यू जॉब को स्टार्ट करे। तो वो अपनी एक छोटी बहन से एडवाइस लेती है जिसका नाम है वर्षिनी, एंड वो लॉयर बनने वाली होती है। तो वर्षिनी उसको बोलती है कि जो तुम्हारी शादी है वो 18 से पहले हुई है, तो इसलिए तुम्हारी शादी का स्टेटस क्या है? वॉइडेबल है।
और तुम उसको अनल करा सकती हो, राइट। 2 साल तक अनल करा सकते हैं ना आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। तो कौशल्या अपनी शादी में खुश भी नहीं थी, तो इस ऑप्शन को कंसिडर करती है कि शायद मेरे को अपनी शादी अनल करा लेनी चाहिए। बट जब वो ये सोचती है तो उसको इस बात की टेंशन होती है कि क्या इससे शायद मेरे सन्स दैट इज राम एंड लक्ष्मण वो अपना इनहेरिटेंस राइट खो देंगे। बट एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे आर लेजिटिमेट चिल्ड्रन और उनको अपने पेरेंट्स का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से शेयर मिलेगा। तो द आंसर विल बी both Ram and Lakshman can inherit their father's share of the ancestral property irrespective of voidable status of their parents' marriage. Because सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या बोला कि चाहे बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनकी शादी कैसी है, एक void या voidable शादी है, but the children are still legitimate and they will get the share from their parents' share from the respective ancestral property. Okay. Now look at the next question. अजय इज मैरिड टू 2 वुमेन, दिया एंड रिया। ठीक है, अजय ने 2 शादी करी है दिया एंड रिया से। अब आउट ऑफ विच एक शादी 100% क्या होगी, वॉइड होगी। पहले उसने किससे शादी करी, दिया से, तो दैट मीन्स उसकी फर्स्ट वाइफ वाज दिया एंड सेकंड वाइफ वाज रिया। तो रिया और उसकी शादी वॉइड है। ठीक है, एंड दे बोथ आर मैरिड टू अजय। नाउ लेट्स सी। जब रिया ने अजय से शादी करी तो रिया को नहीं पता था कि उसकी फर्स्ट वाइफ है दिया। तो अब अजय ने दिया से शादी करी फर्स्ट, दैट मीन दिस इज अ वैलिड मैरिज। आफ्टरवर्ड्स अजय ने रिया से शादी करी, दैट वाज हिज सेकेंड मैरिज, दैट मीन इट वाज वॉइड। ठीक है, अब इनके 2 बच्चे हैं एंड दे हैव नो चाइल्ड। ठीक है, इनके बच्चे नहीं है। ठीक है, तो अब वो कोर्ट के पास जाती है, सॉरी लॉयर के पास जाती है और बोलती है कि मेरी मैरिज का स्टेटस वॉइड है, क्या दिस विल इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ माय चिल्ड्रन। तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने क्या बोला है कि चाहे द स्टेटस ऑफ द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स इज वॉइड और वॉइडेबल, द चिल्ड्रन विल स्टिल गेट द राइट। तो all thanks to Supreme Court judgment. He would say that her children can still inherit property from Ajay, and that all thanks to Supreme Court judgment. Now let's see the next question. Now, in the above scenario, Ria wants to know if there is any way in which judgment can come to her aid while inheriting property owned by Ajay. व्हाट वुड द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ। देखो, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने क्या बोला है कि रिया के लिए कोई राइट्स नहीं है। रिया कौन है, रिया इज सेकंड वाइफ एंड द जजमेंट इज साइलेंट अबाउट द इनहेरिटेंस राइट ऑफ द सेकंड वाइफ। द जजमेंट इज एक्सप्लिसिटली सेइंग कि वो कौन से बच्चों को राइट्स दे रही है, द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। सेकंड वाइफ का कोई भी वहां पर मेंशन नहीं है। तो the answer will be no, she cannot inherit property as a judgment merely talks about, किसके बारे में बात करता है जजमेंट, as a judgment merely talks about the rights of the children of void marriage। तो जजमेंट बात करता है सिर्फ उन चिल्ड्रन की जो void और voidable marriage से पैदा हुए हैं, but not the wives। she cannot inherit property as a judgment merely talks about the rights of children from the voidable marriage, not second wives, not second wives। Okay, let's move to the next question. Smriti first marriage was void due to being with a prohibited degree of relationship। स्मृति की जो पहली शादी थी वो क्या थी, void थी, क्योंकि प्रोहिबिटेड डिग्री में हुई थी। प्रोहिबिटेड डिग्री में हम कभी भी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते। अबाउट ऑफ दिस मैरिज उसकी एक बेटी हुई थी धनलक्ष्मी। ठीक है, एंड जो स्मृति की डॉटर थी फर्स्ट मैरिज में से। और उसके बाद वो बोलती है कि मदर से अपनी आकर डिमांड करती है कि मुझे क्या चाहिए, अपनी मदर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से शेयर चाहिए। ठीक है, अब स्मृति क्या बोलती है, स्मृति बोलती है कि मैंने तो उसके बाद द्रौपद से शादी कर ली है, अब मेरी 2 और डॉटर्स है ईरा और शीरा,
और मैं अपना कोई भी प्रॉपर्टी में से इंटरेस्ट धनलक्ष्मी को नहीं देना चाहती, एंड आई वांट टू कीप एवरीथिंग फॉर ईरा एंड शीरा। अब धनलक्ष्मी जाती है कोर्ट, ठीक है, कोर्ट जाती है, क्या अब धनलक्ष्मी को अपना शेयर मिलेगा? यस ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है, चाहे नेचर वॉइड हो चाहे वॉइडेबल हो, बच्चे लेजिटिमेट होंगे और सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उनको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से शेयर मिलेगा। सो धनलक्ष्मी कैन क्लेम हर शेयर एंड हर मदर इज बाउंड टू गिव हर दैट शेयर।